Hi everyone, in this video we are going to discuss about political parties. Political parties के बारे में हम पढ़ेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को कवर करेंगे, पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ऐसी कौन सी पार्टी सिस्टम है इंडिया में वो हम डिस्कस करेंगे और फिर उनके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिससे पार्टीज़ को नेशनल स्टेट पार्टीज़ का रिकॉग्निशन मिलता है, कंडीशंस फॉर द नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, एंड फिर हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। एक पूरी वीडियो में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे लाइन टू लाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बनाते हैं जिनके जो पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है इंडिविजुअल्स का जिनकी जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं वो तो सेम रहते हैं और वो पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। लाइक कोई बंदा है, उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी अकेले नहीं बनती, बहुत सारे मेंबर्स के थ्रू बनती है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी XYZ, वो पावर को जो है वो लेगा बट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। वो इलेक्ट होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से पावर्स मिलेंगी, फिर ही वो पावर लेगा। दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक है, और इनका जो डिज़ायर होता है, इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज़ प्रमोटिंग द नेशनल इंटरेस्ट। जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करना। Then there are some types of political parties. There are 4 types of political parties. The one is the reactionary parties, the second is the conservative party, third is the liberal party, and the fourth is the radical parties. तो reactionary parties basically कौन सी parties होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। रिएक्शनरी पार्टीज़ जो हैं वो ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो कि ना ओल्ड मतलब इंस्टीट्यूशन से, ओल्ड सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से रिलेट करती हैं और चाहती हैं कि जो पहले चीज़ें होती थी वो आज भी हो। यानी कि ये पहले ज़माने में जो चीज़ें होती थी उनको प्रमोट करती हैं, ये कोई न्यू चेंजेस लाने के लिए नहीं कहती। कौन सी पार्टीज़? रिएक्शनरी पार्टीज़। कंजर्वेटिव पार्टीज़ कौन सी होती है? कंजर्वेटिव पार्टीज़ वो पार्टीज़ होती हैं दैट बिलीव इन स्टेटस क्यू, यानी कि ऐसी पार्टीज़ की जो जैसे आज पॉलिटिक्स चल रही है वैसे ही चलती रहे, कोई चेंजेस ही ना हो उसमें। ठीक है, जो आज चल रहा है, यानी आज अगर सब लोग अपना अपना मान लीजिए काम कर रहे हैं, रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, तो वैसे ही चलते रहे, कोई एक सिमिलर किसी मतलब लोगों के लिए कोई चीज़ ना लाई जाए, राइट, लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड। देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लिबरल पार्टीज़। लिबरल पार्टीज़ जो होती हैं दैट एम्स एट रिफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, कि जो आज चल रहा है अगर उसमें चेंजेस करने पड़े तो वो चेंजेस किए जाएं, ये थिंकिंग होती है लिबरल पार्टीज़ की। ठीक है, ये वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट करती है कहीं ना कहीं, कि हाँ कोई ना कोई चेंजेस हो, ये नहीं कि हम स्टेशनरी रहें लाइक रिएक्शनरी पार्टीज़ जैसे सोचती हैं। फिर रेडिकल पार्टीज़ क्या है? रेडिकल पार्टीज़ जो है दैट एम एट एस्टेब्लिशिंग अ न्यू ऑर्डर बाय ओवरथ्रोइंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, कि जो आज इंस्टीट्यूशन चल रहा है वो ना चले। ठीक है, वो ना चले, उसको ओवरथ्रो कर दिया जाए और उसके बदले एक न्यू ऑर्डर जो है वो चलाया जाए। तो ये मानना होता है रेडिकल पार्टीज़ का। सो ये 4 टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। हम आगे देखते हैं। So, in their classification of political parties on the basis of ideologies, political scientists have placed radical parties on the left. अब जो political scientists हैं उन्होंने parties को लेफ्ट, राइट और सेंटर में डिवाइड किया है। चलिए देखते हैं कैसे। लाइक ये देखिए, लिबरल पार्टीज़, रेडिकल पार्टीज़ जो हैं इनको लेफ़्ट में रखा गया है। ये हम लेफ़्ट बना लेते हैं, ये हम सेंटर बना लेते हैं, ये हम राइट बना लेते हैं। लेफ़्ट में जो है वो हमारे रेडिकल पार्टीज़ को रखा गया है। रेड में हमारे किसको रखा गया है? रेडिकल पार्टीज़ को रखा गया है। फिर लिबरल पार्टीज़ को हमारे सेंटर पर रखा गया है एंड रिएक्शनरी एंड कंजर्वेटिव पार्टीज़ को जो है वो हमारा राइट में रखा गया है। In other words, they are described as leftist, centrist and the rightist party. तो ये leftist, centrist and rightist parties में describe किए गए हैं। कौन से? ये है हमारी radical parties on the left, radical parties on the left, ठीक है, radical
और फिर इन इंडिया, और इंडिया में पार्टीज़ को कैसे डिफाइन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, ऐसे डिफाइन किए गए। CPI एंड CPM को दैट वो एग्जाम्पल्स हैं लेफ्टिस्ट पार्टी के। लेफ्ट के कौन से एग्जाम्पल्स हैं? CPI एंड CPM। एक मिनट, यस, CPM एंड CPI एग्जाम्पल्स ऑफ लेफ्ट। सेंटर के कौन से एग्जाम्पल है? सेंटर के एग्जाम्पल है कांग्रेस एंड ये राइट के एग्जाम्पल्स हैं BJP। ठीक है, सो इसके बेसिस पे, बट आजकल की जो पार्टीज़ हैं वो इस बेसिस पे तो नहीं रन होती हैं, बिकॉज लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, आजकल पार्टी उसी बेसिस पे फॉर्म होती है उसी बेसिस पे काम करती हैं जिस बेसिस पर उन्हें वोट मिले लोगों की भलाई के लिए। सो नेक्स्ट, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम इन द वर्ल्ड। पूरे के पूरे वर्ल्ड में 3 तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं। कौन कौन से पार्टी सिस्टम होते हैं? वन पार्टी सिस्टम, फर्स्ट इज वन पार्टी सिस्टम होता है, इन विच ओनली रूलिंग पार्टी एग्जिस्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी एग्जिस्ट करती है, कोई ऑपोजिशन जो है वो नहीं होता है। दूसरा, जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ जहाँ पे एक ही पार्टी होती है, उसका ही शासन होता है, लाइक चाइना, वियतनाम, यहाँ पर क्या है? कम्युनिस्ट पार्टीज़, वन पार्टी रूल है। नेक्स्ट इज़ 2 पार्टी सिस्टम। 2 पार्टी सिस्टम्स जो हैं उसके 2 पार्टीज़ होती हैं, मेजर 2 पार्टीज़ होती हैं, लाइक इन USA एंड ब्रिटेन। USA में 2 पार्टीज़ होती हैं, ब्रिटेन में 2 पार्टीज़ होते हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम, द थर्ड सिस्टम, जिसमें बहुत सारी नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, और इंडिया भी उन्हीं में से एक कंट्री है जिसके पास मल्टी पार्टी सिस्टम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स इसके हैं जर्मनी, इंडिया, ब्राज़ील। ओके, सो हम पार्टी सिस्टम इन इंडिया की बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पार्टी सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया में जो पार्टीज़ होती हैं उनका क्या सिस्टम है। सो इंडियन पार्टी सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ेंगे इंडियन पार्टी सिस्टम के। सबसे पहला है मल्टी पार्टी सिस्टम, कि इंडिया में जो पार्टीज़ वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। एक पार्टी BJP कोई पार्टी नहीं है एक अकेली, उसके साथ बहुत सारी पार्टीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि क्यों है? बिकॉज जो इंडिया है वो एक बहुत ही वास्ट कंट्री है, उसका कॉन्टिनेंटल साइज़ बहुत बड़ा है, चाहे उसके कल्चर की बात हो, चाहे उसके लोगों की बात हो, सोसाइटीज़ की बात हो, एक बहुत ही बड़ी एक अपने में ही कंट्री है इंडिया। तो और यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, और बहुत सारी तरह की जो है स्ट्रेंज पॉलिटिकल पार्टीज में आपको देखने को मिलेगी। इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन द वर्ल्ड। फर्दर इंडिया हैज़ ऑल 4 कैटेगरीज ऑफ पार्टीज। इंडिया के पास 4 कैटेगरीज ऑफ पार्टी है, लाइक लेफ्ट पार्टी, सेंट्रिस्ट पार्टी, राइट पार्टीज, कम्युनल पार्टीज, नॉन कम्युनल पार्टीज एंड सो ऑन। ओके, देन हम बढ़ेंगे नेक्स्ट फीचर, दैट इज़ वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इन स्पाइट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो देखो, मल्टी पार्टी सिस्टम तो था इंडिया में, बट जो इंडिया था वो काफ़ी समय से उस पर कांग्रेस का डोमिनेंस था, इसीलिए काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे जैसे कि रजनी कोठारी, वो इंडिया के जो पार्टी सिस्टम को कहते थे कि इनका ऐसा पार्टी सिस्टम है जिस पे डोमिनेंस है कांग्रेस सिस्टम की। एक तरह से वो हमें कांग्रेस सिस्टम ही कह देते थे। The dominant position enjoyed by the Congress has been declining. बट ये जो कांग्रेस की पोजीशन थी डोमिनेटिंग, ये डिक्लाइन होती गई कब से? 1967 से, जब रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो डेवलप होने लगी और अदर नेशनल पार्टीज़ लाइक जनता दल, BJP, ये जो हैं वो कंपटीशन में आने लगी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्लियर मेजॉरिटी, लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी, कि इन पार्टीज़ के पास कुछ क्लियर कट आइडियोलॉजी ही नहीं है। जैसे दे आर आइडियोलॉजिकली क्लोजर टू ईच अदर, they have a close resemblance in their politics and programs. Almost every party advocates democracy, secularism. This more than every party including civil.
जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो इशू बेस्ड पे बिकम हुई है, रैदर देन आइडियोलॉजी एंड प्रैग्मेटिज्म हैज़ रिप्लेस्ड द कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स। लैक ऑफ क्लियर आइडियोलॉजी का बेसिकली मीनिंग यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके पास कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जो चीज़ें लोग डिमांड कर रहे होते हैं उस समय, वही चीज़ें जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ आगे लेते हुए चलती है। सो नेक्स्ट, मैं अपना पेन चेक कर रही थी, सॉरी गाइस, बाय राइटिंग माय नेम। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी कल्ट। इसमें क्या दिया हुआ है? क्वाइट ऑफन द पार्टीज आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एमिनेंट लीडर। इसमें है कि पर्सनालिटी कल्ट की पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा तो पॉलिटिकल लीडर की अहमियत होती है इंडिया में बेसिकली ज़्यादा, कि द पार्टीज आर ऑर्गेनाइज अराउंड एन एमिनेंट लीडर। जो पार्टी है वो एक एमिनेंट लीडर के अराउंड, अगर तुम्हारा लीडर स्ट्रॉन्ग है, उसकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, उसकी प्रोमिनेंस ज़्यादा है, उसका उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, तो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी कुछ हद तक चल सकती है, सक्सेसफुल होने के चांसेस है। बिकॉज पार्टीज आर नोन बाय देयर लीडर्स रेदर देन मैनिफेस्टो से ज़्यादा तो पार्टी का लीडर देखा जाता है कि लीडर कौन है भाई। Hence, it is said that there are political personalities rather than political parties in India. कि political personalities की ज़्यादा अहमियत है rather than political parties. Next is based on traditional factors. In the Western countries, political parties are formed on the basis of socio-economic and political programs. जो Western countries है वहाँ पर जो political parties हैं that are based on the socio-economic and political programs. Whether in India, it is formed on the basis of religion, caste, language, culture and so on. लोग देखते हैं कि ये जो बंदा है ये हमारे कल्चर से रिलेट करता है, ये जो बंदा है ये हमारे रिलीजन से रिलेट करता है, तो ये हमारे लिए काम करेगा। बट वेस्ट में सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज एमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। Another significant feature of the Indian party system is the emergence of large number of regional parties in their growing role. They have become the ruling party in various states. कि जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो रूलिंग पार्टी, उनकी ऐसी ग्रोथ हो गई कि अब रूलिंग पार्टीज़ बनने लगी है। बट ऑफ लेट दे हैव कम टू प्ले a significant role in the national politics due to coalition government at the center. सो जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो जो है वो नेशनल पार्टीज़ के साथ मिलकर कोलिएशन की पार्टीज़ भी बना लेती है, ऐसे भी राजनीति चलती है। फिर फैक्शन एंड डिफेक्शंस के ऊपर हम बात करेंगे। डिफेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक एक नेगेटिव साइड है पॉलिटिक्स की, बिकॉज जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो थोड़े से लालच में आकर अपनी पार्टीज़ को जो है वो चेंज करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर उनको सीट नहीं और यहाँ पर उनको ऊंची सीट मिल जाएगी या यहाँ उनको 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। इस चलते जो कई लीडर्स हैं वो अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं, जिसे हम प्रोसेस ऑफ डिफेक्शन कहते हैं, जो कि 1967 के बाद में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था और इससे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आती है। लैक ऑफ इफेक्टिव अपोजिशन, जो पहले जो था एन इफेक्टिव अपोजिशन इज़ वेयर, एक इफेक्टिव अपोजिशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर एनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बिकॉज जो अपोजिशन है वो चेक करता है कि कोई जो पार्टी है वो अपना दबदबा तो नहीं चला रही है, कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, ठीक है, तो वो ये चेक करता है ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिकॉग्निशन एट द नेशनल एंड स्टेट पार्टीज़, कि रिकॉग्निशन कैसे मिलता है किसी भी पार्टी को कि ये पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है और ये पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी है। ऐसा रिकॉग्निशन कौन देता है, ये हम आपसे अब हम बताते हैं आपको। ओके, इलेक्शन कमीशन जो है वो रजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिसको भी इलेक्शन लड़ना होता है, ठीक है, और उनको ग्रांट करता है रिकॉग्निशन कि वो नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी। किस बेसिस पे वो डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल परफॉर्मेंस, कि उनको वोट कितनी मिली हैं, ठीक है, और वोट किस हिसाब से वो हम आपको यहाँ बताएंगे कि कंडीशंस क्या है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी बनने के लिए। तो जो ये जान लीजिए कि रिकॉग्निशन कौन देता है, वो देता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ग्रांट्स recognition
टू पार्टीज एज नेशनल एंड स्टेट पार्टीज, और वही रजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो आए, इलेक्शन लड़ें, और फिर उनके पोल परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको जो है वो नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिलता है। और जो पार्टीज़ द अदर पार्टीज आर सिंपली, और जिन पार्टीज़ को नेशनल और स्टेट पार्टीज डिक्लेयर नहीं करा जाता है उनको एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी कह दिया जाता है। ठीक है, उनको रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, तो मार्क कर लेना। The recognition granted by the commission to the parties determines their rights, privileges. तो जो रिकॉग्निशन मिलता है इलेक्शन कमीशन से टू द पार्टीज़, वो अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी डिक्लेयर हो जाती है या स्टेट पार्टी डिक्लेयर हो जाती है तो उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। ठीक है, जैसे उनको पार्टी सिंबल अलॉट कर दिया जाता है, और जो है उनको पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट में जो है हेल्प मिलती है, जिससे कोई ऑल इंडिया रेडियो हो गया, ठीक है, उसके ऊपर कितने मिनट कौन सी पार्टी की एड रन होगी, ये एक प्रिविलेज मिलता है पार्टीज़ को। ठीक है, नहीं तो ऐसे प्राइवेटली अगर आप करवाएं एड रन तो बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है, लाइक टेलीविजन्स लाइक दूरदर्शन, ये सब। और जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट होते हैं उनको इलेक्टोरल रोल्स का जो है वो असेस मिल जाता है। क्यों मिलता है अभी असेस, किसी को पता है? सोचिए, चले एक सेकेंड। ये इलेक्टोरल रोल्स का असेस पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसलिए मिलता है जो इलेक्ट हो जाती है, जो रिकॉग्नाइज हो जाती है एज नेशनल स्टेट पार्टीज, ताकि उनको एक पर्टिकुलर एरिया का डाटा पता हो कि यहाँ पर कितने जो है वोटर रहते हैं, यहाँ पर कितने कौन से लोग रहते हैं, किस कैटेगरी के लोग रहते हैं, कहाँ से हमें वोट आते हैं और कहाँ से हमें वोट नहीं आते, ताकि इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान में उनको मदद मिले। ठीक है, एवरी नेशनल पार्टी इज अलॉटेड अ सिंबल एक्सक्लूसिव रिजल्ट, जो हर एक नेशनल पार्टी है उसको सिंबल मिलता है। ठीक है, जो कि वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है उनको भी एक सिंबल मिलता है, बट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स। इलेक्शन कमीशन के पास एक लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल्स रहते हैं, जिसमें से जो एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी होती है वो एक सिंबल चूज़ कर लेते हैं, उनको एक सिंबल मिल जाता है। इन अदर वर्ड्स द कमीशन स्पेसिफाई सर्टेन सिंबल्स एज रिजर्व्ड सिंबल्स, बट कुछ रिजर्व्ड सिंबल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल एंड स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ को ही मिलता है, और फ्री सिंबल्स तो अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज़ को मिलता है। अब नेक्स्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंडीशंस फॉर रिकॉग्निशन एज नेशनल पार्टी। ऐसे कौन सी पार्टीज़ हैं जिनको नेशनल पार्टीज़, जिनको स्टेट पार्टीज़ कहा जाता है? सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल पार्टीज़ की। अब ध्यान से ये 3 पॉइंट समझना, बिकॉज इट्स कन्फ्यूजिंग, अ लिटिल कंफ्यूज, बट आई एम हियर टू टेल यू एवरीथिंग। ओके, सो इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो एक पार्टी नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है। कैसे? यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, if it secures 6% of valid votes polled in any 4 or more states at a general election to the Lok Sabha or legislative assemblies. In addition, it wins 4 seats in Lok Sabha from any state or states. इसका मतलब ये है कि 4 सीट्स एक पार्टी को जीतनी है फ्रॉम लोकसभा, चाहे वो एक स्टेट से जीते चाहे वो 4 स्टेट से जीते। मतलब समझ आ गया कि 4 सीट उनको जीतनी है, 4 सीट जीतनी है, चाहे वो एक स्टेट से जीते या फिर 4 स्टेट से जीते या फिर 4 स्टेट से जीते। ठीक है, और उससे पहले क्या लिखा है? सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट्स, कि 6% किसका, जितने वोट्स को पोल किया गया है, ठीक है, इन लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में जितने वोट जो हैं वो पोल किए गए हैं उनका 6%। ठीक है, लाइक मैं आपको बताऊं, अगर
500 वोट पोल किए गए हैं, ये एक जस्ट एन एग्जाम्पल। तो 500 का 6% जो है वो एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी अगर सिक्योर करती है लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में, एक स्टेट से चाहे 4 स्टेट से, चाहे तो वो 6% एक स्टेट से ही एक्वायर कर ले, चाहे तो वो 6% 4 स्टेट से एक्वायर कर ले लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस में, तो जो एक पार्टी है वो नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। दोबारा से आई एम रीडिंग, इफ इट सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट अ जनरल इलेक्शन, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स, अच्छा नहीं, एक नहीं, इन एनी 4, 4 स्टेट्स से वो 6% वोट सिक्योर कर ले या तो 4 से ज़्यादा स्टेट्स से। अब एक बार फिर मेरी बात आप सब सुनेंगे, ऑल ओके। इफ इट सिक्योर 6% ऑफ वैलिड वोट्स, अगर 500 वोट पोल हो रहे हैं, ठीक है, अगर सब लोग मिलाकर 500 वोट दे रहे हैं, तो इस 500 का 6% कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर 4 स्टेट या 4 से ज़्यादा स्टेट से एक्वायर कर लेगी तो वो एक नेशनल पार्टी बन जाएगी। सिंपल सा इसका ये मतलब है। और उसके साथ साथ उसको 4 सीट लोकसभा के अंदर भी जीतनी है, चाहे तो वो किसी एक स्टेट से जीते, चाहे वो 4 स्टेट से जीते। ठीक है जी, पहली कंडीशन हमारी ये थी। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है, इफ़ इट विंस 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा एट जनरल इलेक्शंस एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम 3 स्टेट्स। या तो क्या हो, या तो वो 2% सीट जीत ले लोकसभा के जनरल इलेक्शंस में से, ठीक है, 3 स्टेट में 2% वोट सीट्स अगर वो जीत ले लोकसभा जनरल इलेक्शन में तो वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। इफ़ इट रिकॉग्नाइज ए स्टेट पार्टी, अगर वो 4 स्टेट्स में एक स्टेट पार्टी है तो वो पहली नेशनल पार्टी बन जाएगी, तो उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अब स्टेट पार्टीज़ की रिकॉग्निशन भी आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि ये है थोड़ा कंफ्यूजिंग, बट मैं आपको पूरा क्लैरिटी के साथ बताऊँगी और को पूरी कोशिश कर रही हूँ। ओके, कंडीशंस फॉर रिकॉग्निशन एज द स्टेट पार्टी, इनमें से भी इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फुलफिल्ड, a political party is recognized as the state party. So if it secures 6% of the valid votes polled in a state at a general election, अब इसका मतलब साथ साथ समझते जाओ कि अगर 6% वोट, if it secures 6% of the valid votes polled in the, अगर किसी जनरल इलेक्शन में, ठीक है, जो कि जनरल इलेक्शन है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ठीक है, तो उसमें अगर 6% वोट एक्वायर कर ले कोई पॉलिटिकल पार्टी, टोटल वोट पूल में जितने वोट दिए गए हैं उसमें से 6% वोट अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्वायर कर ले इन द इलेक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, देन वो एक स्टेट पार्टी है। इन एडिशन में क्या है, इन एडिशन इफ इट विंस 2 सीट्स इन द असेंबली ऑफ द स्टेट कंसर्न, 2 सीट उसने जीतनी है उसी स्टेट की असेंबली में, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ इट सिक्योर 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट और लोकसभा इलेक्शन, 6% ऑफ द वैलिड वोट्स अगेन अगर स्टेट और स्टेट के जनरल इलेक्शन में वो जीत गए, ठीक है, चाहे तो वो लोकसभा से जीत गए उस स्टेट की, तो और साथ में 1 सीट इन द लोकसभा फ्रॉम द स्टेट कंसिल, 1 सीट भी जीत गए और 6% ऑफ वोट्स भी जीत गए जितनी पूल किए गए हैं लोकसभा में, तो वो पॉलिटिकल स्टेट पार्टी बन जाएगी। नेक्स्ट इज इफ इट विंस 3% ऑफ द सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज एट जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट कंसर्न, कि वो 3% सीट्स जीत जाए किसी लेजिस्लेटिव असेंबली की के जनरल इलेक्शन की, तो वो एक स्टेट पार्टी हो जाएगी। और 3 सीट्स इन द असेंबली विच एवर इज मोर, ठीक है, चाहे तो वो 3 सीट्स जीत जाए, चाहे तो वो 3% सीट जीत जाए। नेक्स्ट इज इफ इट विंस 1 सीट इन द लोकसभा फॉर एवरी 25 सीट, 1 सीट जीत जाए 25 सीट्स में से
तो वो एक स्टेट पार्टी घोषित हो जाएगी। लास्ट इज इफ इट सिक्योर्स 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन अ स्टेट, कि वो 8% ऑफ वोट सिक्योर कर ले किसी स्टेट के जनरल इलेक्शंस में, तो वो जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेट पार्टी बन जाएगी। यही बताया गया था इनमें, ध्यान से सुना होगा आपने तो अच्छे से समझ आ जाएगा, और कुछ गलती हो गई होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कीप ऑन चेंजिंग ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस। और जो पॉलिटिकल पार्टी देखो वो तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे हर बार चेंज होती रहती है, कभी किसी को वोट ज़्यादा मिलते हैं, कभी किसी को वोट कम मिलते हैं। यहाँ पर यही बताया गया है आखिर में कि एट द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, और ये भी बताया गया कि नेशनल पार्टीज जो है उसे ऑल इंडिया पार्टी कहते हैं, स्टेट पार्टीज़ को रीजनल पार्टीज़ कहते हैं। जब हमारा फर्स्ट लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 में, तब 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और 39 स्टेट पार्टीज़ थी ऑन द बेसिस ऑफ ईव्स। और ये सब ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन था मैंने आपको बता दिया। आशा करती हूँ आपको समझ आया हो। थैंक यू।